सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने कल अपनी क्लास 11th की साइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू करी थी, जहाँ पे हमने कल से चैप्टर 1 शुरू किया था और हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली साइकोलॉजी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि हमने अधूरा छोड़ दिया था, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो एक बार अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर ले, कल हमने क्या कहा था। तो हमने ये देखा था कि इनिशियली जो साइकोलॉजी था, इट वो स्टडी ऑफ सोल। सोल के बाद माइंड का कंसेप्ट दिया गया। माइंड के बाद विलियम वुंडेट ने कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट लेके आए वो। वेट, आज वी हैव क्वाइट डिफिकल्टी। ओके, सो माइंड के बाद क्या कंसेप्ट आया था, कॉन्शियन कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस के बाद बिहेवियर, और बिहेवियर के बाद मेंटल प्रोसेस, प्लस एक्सपीरियंसेस, प्लस बिहेवियर। ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन थी। तो कल के लेक्चर में हमने मेंटल प्रोसेसेस तक तो पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। सो लेट अस स्टार्ट। सो बिफोर बिहेवियर, लेट अस अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस फर्स्ट। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, काफ़ी कॉमन टर्म है, हम सबको पता है एक्सपीरियंस क्या होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी की टर्म्स में एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटिव है, किससे, उससे जो हमें पता है ऑलरेडी। तो इनिशियली हम स्टेप पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, है ना। सब्जेक्टिव है एक्सपीरियंस नेचर में। सब्जेक्टिव का मतलब हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। एंड ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव थोड़ी हो सकते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो सब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि ईच पर्सन्स एक्सपीरियंसेस आर यूनिक एंड पर्सनल। ठीक है, सबके अपने अपने यूनिक और पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, आपका कोई क्लास टेस्ट हुआ किसी भी सब्जेक्ट का। अब दो तरह के स्टूडेंट थे, एक तो था एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, एक था टॉपर। तो लेट अस से 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ आपका। तो एवरेज स्टूडेंट के लेट से 38 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, और टॉपर के भी 38 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। ठीक है, टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट था कि 12 मार्क्स जो हैं वो कट हो गए, काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी कंसेप्चुअल था टेस्ट। तो एवरेज स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पढ़ाई की, तो उसके 38 मार्क्स आ गए। अब जो टॉपर था वो तो पढ़ता ही था, है ना, वो तो हर टेस्ट में पढ़ के आता था, तो उसके 38 मार्क्स आए। जब इस टॉपर को पता चला कि यार इसके तो मार्क्स थोड़े कम ही आया करते थे, आज इसके मेरे जितने आ गए, मतलब एवरेज स्टूडेंट तो इस कंडीशन में बहुत खुश हो गया।
कि मेरे 38 मार्क्स आए, टॉपर के भी इतने आए, है ना, कि मैंने अच्छे से पढ़ा, उसका अच्छा फ्रूटफुल मुझे एक आउटकम मिला। टॉपर ने क्या कहा कि मैं इतना पढ़ा, मेरे फिर भी जितने मार्क्स आए, मतलब ये एवरेज स्टूडेंट तो क्या था, हैप्पी था, इसका एक्सपीरियंस क्या था, वेरी गुड, लेकिन ये डिसअपॉइंट हो गया कि मैंने तो ज़्यादा मेहनत नहीं की। तो मतलब सेम सिचुएशन थी कि मार्क्स तो दोनों के सेम आए, लेकिन टॉपर उदास हो गया, एवरेज स्टूडेंट हैप्पी हो गया, मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए ना सेम सिचुएशंस के अंदर, तो सब्जेक्टिव हो गया, इसका एक्सपीरियंस अलग था, इसका एक्सपीरियंस अलग था। तो सबके एक्सपीरियंस अपने यूनिक हैं और पर्सनल हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसिस। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ऑल्सो इसी में हम क्या कह सकते हैं कि किसी और पर्सन का जो एक्सपीरियंस है ना, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते या एकदम से कंप्लीटली जान नहीं सकते। मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल वी हैव पर्सन ए, ठीक है, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। तो पर्सन ए के जो एक्सपीरियंस हैं, जो उसके अंदर चल रहा है, जो उसके माइंड में चल रहा है, सॉरी, तो जो पर्सन ए का एक्सपीरियंस है वो पर्सन बी को कैसे पता चल सकता है एग्जैक्ट? हाँ, कुछ फैक्टर्स पता चल सकते हैं जो उसके बिहेवियर में दिख रहे हैं, जो कि हम अभी बिहेवियर भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट ये पर्सन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है ये पर्सन बी नहीं बता सकता, वो पर्सन ए के ही माइंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि experiences exists, sorry, exist in the mind of experiencer, जो एक्सपीरियंस कर रहा है जिस भी सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर रिगार्ड के जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंसर के माइंड में ही होंगे, कोई सेकंड पर्सन डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता या उसको कंप्लीटली बता नहीं सकता, कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा डाउटफुल रहा होगा आपके लिए, दैट experiences are embedded in our awareness or consciousness। मैंने इस सेंटेंस को समझाने की कोशिश करूँगी आपको, मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा है। अब हमने कल के लेक्चर में कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था ना, जब हम साइकोलॉजी को डिफाइन कर रहे थे, तो कॉन्शियसनेस क्या था? या फिर हम कहें अवेयरनेस भी, क्या है ये टर्म्स, क्या पढ़ा था हमने कि इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स, ठीक है, कि आप खुद के बारे में और अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर हो, आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है आसपास। अब जब हम कहें कि एक्सपीरियंसेस जो हैं दे आर एम्बेडेड इन अवेयरनेस, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट एन एक्सपीरियंस एग्जिस्ट ओनली व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इट। व्हाट डज इट मीन? It means that an experience exists only when you are aware of it। अब इसका क्या मतलब है, आओ एग्जाम्पल से समझते हैं।
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक्सपीरियंस सिर्फ तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आप उनके बारे में अवेयर हो। एग्जाम्पल देती हूँ और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत ब्यूटीफुल सा सनसेट देख रहे हो, ठीक है, अपनी छत पे खड़े होके, घर की छत पे खड़े होके आप सनसेट देख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है, मेस्मराइजिंग, ठीक है। लेकिन आपका जो माइंड है ना, या फिर मैं कहूँ जो आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं, इस सब में क्या चल रहा है? होमवर्क। कि आपको कुछ काम मिला था और आपने वो नहीं किया, या फिर कुछ आपको करना था होमवर्क के लिए, आपको उसका कंटेंट नहीं मिला, मतलब कुछ भी था, बट यू आर टेंस्ड, ठीक है, टेंशन में हो आप रिगार्डिंग योर होमवर्क। तो माइंड में कुछ और चल रहा है, सामने सीन कुछ और चल रहा है, ये हमारा सीन है, ठीक है, सीन कुछ और है, माइंड में कुछ और है। तो इससे क्या हुआ? यू मे नॉट रियली एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ सनसेट। इसके चलते आप इस सनसेट की ब्यूटी को तो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग कहीं और है, सामने कुछ और चल रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स जो सीन है, दैट इज सनसेट, वो हैपन हो चुका है, द सीन हैपेंड, बट यू वरंट फुली अवेयर। सीन तो हो चुका है ना, टास्क तो हो चुका है, लेकिन आप उसके रिगार्डिंग अवेयर ही नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, इसका क्या आउटकम आया? दैट इट डिडंट बिकम अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस फॉर यू, ठीक है। क्या कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं बना? ये जो ब्यूटीफुल सा सनसेट था, ये आपने देखा ही नहीं, आपने इसको अटेंशन ही नहीं दी, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो ये आपका एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं बना। नहीं आया समझ? अब भी डाउट रह गया है ना? थोड़ा और एक इजी एग्जांपल से लेते हैं जो काफ़ी रिलेटिव है, ठीक है, मतलब रिलेटिव जो रोज़ होता ही है, शायद अभी भी हो रहा हो। क्या? कि टीचर जो है क्लास में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही है, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रही है, जैसे कि हम ले लेते हैं अपनी इसी क्लास का एग्जांपल, कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा रही हूँ, है ना। एक्सपीरियंसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एक्सपीरियंसेस में भी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस पढ़ रहे हैं, दैट एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मैं ये कंसेप्ट समझा रही हूँ आपको। अगर स्टूडेंट्स अटेंशन पे कर रहे हैं, इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन, इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट एक्सप्लेनेशन becomes part of your experience, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपके एक्सपीरियंस का एक पार्ट बन जाएगी, क्योंकि आप कॉन्शियस हो, आप अवेयर हो, आप अटेंशन से सुन रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ आपको, है ना। लेकिन कोई अनदर स्टूडेंट मैं ले लेती हूँ, कोई तो होगा ही जो वीडियो चला के बैठ गया है, बट ही इज़ डे ड्रीमिंग, ठीक है, वो अपने ही किसी विचारों में खोया हुआ है, वो अटेंशन ही नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है क्लास में, बस वीडियो चल रही है उसके आगे, ठीक है। तो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, मतलब कि जो सीन चल रहा है यहाँ पे, है ना, सीन क्या है, ये लेक्चर, ये कंसेप्ट पर्टिकुलरली, ठीक है, इस स्टूडेंट के लिए जो डे ड्रीमिंग कर रहा है, इसके लिए कोई कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। देयर इज
conscious experience of the concept that I am teaching here in the class, है ना। उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो अवेयर ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्लास में, तो कोई कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं बना। ठीक है, एक और बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, इससे तो आई एश्योर यू कि क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल 3 ले लेते हैं। ऐसे लेते हैं कि आपका कोई एग्ज़ाम था, है ना। यू हैव, सॉरी, इसको वर्बली बता देती हूँ कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया। ठीक है, स्कूल में आपका कोई एग्ज़ाम था या कोई टेस्ट था, आप वो दे के घर आ रहे हो पैदल। मान लेते हैं आपका स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके घर से, तो आपका मान लेते एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो आप सारे रास्ते जो आप घर तक आ रहे हो तो उस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हुए आ रहे हो कि अरे यार मेरा तो अच्छा नहीं हुआ, काश थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता तो और अच्छा मैं कर सकता था, या और अच्छा हो गया होता मेरा एग्ज़ाम। ये सब आपके माइंड में चल रहा है। मतलब कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। अवेयर, या फिर मैं कहूँ कॉन्शियस, कि क्या है आसपास क्या नहीं है। आप बस, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि आसपास क्या है क्या नहीं है, क्या चला गया क्या रह गया, कुछ नहीं देखा आपने। आप बस घर जा रहे हो, चलते हुए और सोचते हुए जा रहे हो। अब आप घर गए, ठीक है, आप अपने घर पहुंच गए, आपका कोई छोटा भाई या बहन है, वो आया आपकी तरफ भागा भागा, एंड ही और शी आस्क्ड यू कि भैया आपने देखा वहाँ पे, जहाँ से आप जिस रोड से आए हो वहाँ पे एक नई आइसक्रीम शॉप खुली है। एंड यू बी लाइक, आइसक्रीम शॉप? ब्लैंक हो आप, नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखी, आपने देखा ही नहीं। ठीक है, तो यू पास्ड बाय इट, बट सिंस यू वरंट अवेयर, यू वर लॉस्ट इन योर थॉट्स, आपके माइंड में कुछ और चल रहा था, तो इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं था ये, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक टर्म इस सेंटेंस में यूज हुई थी, दैट इज एम्बेडेड, है ना। क्या कहा था हमने, दैट एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड, है ना। तो एम्बेडेड का क्या मतलब होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है फिक्स्ड या फिर रूटेड, कि उसने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं। ठीक है, फिक्स हो गया है, वो अड़ गया है। ठीक है, तो अंदर बैठ गया है। तो अगर मैं बताऊं आपको, तो एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें इसको, अब एक्सपीरियंस कोई हवा में तो नहीं उड़ रहा है ना। एक्सपीरियंस नॉट फ्लोटिंग, कि कहीं बाहर है एक्सपीरियंस, है ना, हवा में तो है नहीं। दे बिकम पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड एंड समटाइम्स शेप मेमोरी, पर्सनैलिटी एंड फ्यूचर बिहेवियर। मतलब एक्सपीरियंसेस बाहर नहीं है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। सॉरी सॉरी, है ना, हमारे कॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है। एंड समटाइम्स दे शेप आवर मेमोरी, आवर पर्सनैलिटी एंड फ्यूचर बिहेवियर। कैसे, क्या करते हैं ये, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है ना, ये अपनी मम्मी के साथ गया मार्केट में। ठीक है, अपनी मम्मी के साथ मार्केट गया ये घूमने के लिए।
अब इसकी मम्मी कुछ शॉपिंग करने लग गई है मार्केट में, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसका हाथ अपनी मम्मी के हाथ से छूट गया, तो ये गुम गया। इसकी मम्मी आगे चली गई और ये अकेला रह गया, बहुत भीड़ थी, तो ये डर गया कि मैं तो यहाँ पे गुम गया। तो एक तरह से मेमोरी ऑफ फियर इसके कॉन्शियस माइंड में बैठ गई, ठीक है, डर की मेमोरी बैठ गई, एम्बेड हो गई, ठीक है, वट मेमोरी ऑफ फियर एम्बेडेड इन हिज कॉन्शियस माइंड। अब ऐसा हो सकता है कि ये जब बड़ा हो जाए, ये जब अडल्ट की फेज में आ जाए, तब भी ये जो मेमोरी ऑफ फियर है ना, ये स्टिल इसके माइंड में स्टक हो, कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये किसी के साथ ही जाता हो, अकेला जाता ही ना हो, पर ऐसा हो सकता है कि क्राउडेड एरिया में इसे डर लगे, ठीक है, ये अनईजी फील करे क्राउडेड एरिया में, ठीक है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो कॉन्शियस माइंड में बचपन में ये जो मेमोरी ऑफ फियर बैठ गई थी ना, इसकी वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, बट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इसके अडल्टहुड में भी ये अनईजी फील करने लग जाए क्राउडेड एरिया में, बिकॉज ऑफ दिस बचपन की मेमोरी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि आपके घर के पास कोई शॉप है जहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, और आपको वो बहुत 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 पसंद है, लाइक मतलब किसी भी टाइम आपको उसकी क्रेविंग हो जाती है, और टेस्ट हमेशा सेम रहता है, कि मतलब यू क्रेव फॉर दैट टेस्ट, कि बहुत टेस्टी छोले भटूरे मिलते हैं। अब मान लेते हैं कोई आपका रिलेटिव आया या कोई फ्रेंड आया, आप उसको लेके गए कि हमारे यहाँ पे ना बहुत फेमस हैं छोले भटूरे, बहुत टेस्टी बनते हैं, तो आप उसको लेके गए उस शॉप पे। लेकिन जिस दिन आप लेके गए ना, वहाँ पे उस दिन अच्छे बने ही नहीं, ठीक है, जो टेस्ट हुआ करता था वो टेस्ट ही नहीं था, सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई। तो आपके दिमाग में आया कि यार आज तो ये वो टेस्ट है नहीं, कुछ अलग ही है, कुछ अजीब ही है, आज अच्छा नहीं है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट पास की कि अच्छा नहीं है टेस्ट आज, ये आपने कैसे पास की? क्यों पास की आपने? ये आपने ये इसीलिए तो पास की कि जो टेस्ट था, जो कि अगर हम देखें, टेस्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस ही तो था, है ना। टेस्ट जो था छोले भटूरों का, वो आपका एक्सपीरियंस था, जो कि आपकी कॉन्शियसनेस में था, कॉन्शियस माइंड में था। अरे यार, है ना, तभी तो आपने स्टेटमेंट पास की। आपके कॉन्शियसनेस ने कहा, आपके कॉन्शियस माइंड ने कहा कि अरे, जो टेस्ट मेरे अंदर था, जो टेस्ट मुझे पता है, ये तो वो है ही नहीं, ये तो डिफरेंट है। तभी तो आप ये बोल पाए, है ना। तो क्या है, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस में या हमारी अवेयरनेस में दे गेट एम्बेडेड, है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, हम अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट साइकोलॉजिस्ट्स स्टडी। मतलब इनके जो इंटरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ना चाहते हैं, वो क्या क्या है। ओके, देयर कैन बी नेगेटिव एग्जाम्पल्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को स्टडी करें, ठीक है, कि कुछ
नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं लोगों के। फॉर एग्जांपल, पेन ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। अब ये टर्मिनली इल पेशेंट क्या होता है, मतलब कि दोज इंडिविजुअल with irreversible disease that can't be cured and is expected to lead to death within a relatively short time। मतलब कि उनको एक इनक्योरेबल डिजीज़ हो गई है, उसका कोई क्योर नहीं है और उनके पास बहुत कम टाइम बचा है लाइफ में, तो वो किस तरह के पेन से गुजरते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो साइकोलॉजिस्ट इस तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी वो स्टडी करना चाहेंगे, है ना। किसके पीछे की क्या मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस वो फेस कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर आ रहा है एज अ आउटकम इसका, है ना। तो ये सब वो स्टडी करना चाहेंगे। या फिर हम ले सकते हैं साइकोलॉजिकल पेन ऑफ बेरीवमेंट। बेरीवमेंट क्या होता है, लूजिंग अ लव्ड वन, है ना। जब हम अपने किसी बहुत करीबी को, नियर एंड डियर वन को खो दें, तो उसमें क्या साइकोलॉजिकल पेन होता है, मतलब क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या उसके माइंड में चलता है ना। क्या दुख उसे होता है, क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं, क्या इमोशन होते हैं, ये सब। या फिर हम कहें तो कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी वो स्टडी करना चाहेंगे, है ना। पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल कोई रोमांटिक सी चीज़ें स्टडी करें, है ना। या फिर कोई जॉयफुल सोशल इंटरेक्शन, कि फ्रेंड्स का मीटअप हो गया है ना, गेट टुगेदर हो गया है। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या देते हैं, ये देते हैं, ये क्या है, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। और जो हमने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पढ़े थे वो क्या देते हैं, वो पेन देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करना चाहते हैं कि इनके पीछे जो वो फील करते हैं, है ना, वो मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, उसके रिगार्डिंग उनका बिहेवियर क्या है, एवरीथिंग वो इसके बारे में स्टडी करते हैं। या फिर एक और फील्ड हम ले सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट की फील्ड हो सकती है, दैट इज esoteric एक्सपीरियंसेस। अब esoteric एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, इसमें कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक कोई योगी हैं, साधु संत हैं, वो डीपली मेडिटेट करते हैं, डीपली मेडिटेशन, मतलब कि वो ध्यान पे बैठते हैं, साधना करते हैं, है ना। और इससे वो एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, एक डीप लेवल जो होता है ना। ये साइकोलॉजिस्ट की फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है, मतलब वो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना चाहते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, देर आर एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट साइकोलॉजिस्ट स्टडी। या फिर इसमें ही हम एक ले लें कि कोई एक ड्रग एडिक्ट है ना। ड्रग एडिक्ट है, उसको पता है कि ये ड्रग लेने से मेरी सेहत पे नुकसान होगा, उसको पता है कि ये हार्मफुल लेकिन स्टिल वो लेता है टू गेट हाई, है ना। तो ये सब एक्सपीरियंसेस जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो एक्सपीरियंसेस में है दैट इज
experiences depend on internal and external conditions. अभी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन क्या होती हैं? तो बेसिकली जो हमारी इंटरनल कंडीशन है वो होती है, फॉर एग्जांपल हमारा मूड हो गया, हमारा मूड अच्छा है बुरा है, हमारी हेल्थ होगी कि हम फिट हैं, हेल्दी हैं, फ्री फ्रॉम इलनेस हैं, कोई डिजीज नहीं है हमें, हम बिल्कुल अच्छे हैं, है ना? या फिर हमारे माइंड की स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ आवर माइंड। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इंटरनल कंडीशंस हैं जिससे हमारे एक्सपीरियंस अफेक्ट होते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे। वेयर इज एक्सटर्नल कंडीशन क्या होती हैं? इन्वायरमेंट हो गया, कोई सिचुएशन होगी, ये सब एक्सटर्नल में आते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, और आपको स्कूल जाना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो और हम मान लेते हैं कि इतनी गर्मी में आपके स्कूल की एक बस खराब हो गई है, तो जो बस आपको पिकअप करने आती है ना आपके घर से, उसी बस में एक दूसरे रूट के बच्चों को मर्ज कर दिया, तो अब वो बस इतनी क्राउडेड हो गई है कि आपके स्टॉप पे जब बस आई तो उसमें इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, और गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा, है ना? तो कैसा फील करोगे? अनकंफर्टेबल फील करोगे, अनईजी फील करोगे, है कि इतनी गर्मी है और इतनी भीड़ हो गई। लेकिन अगर सेम सिचुएशन ये दे दी जाए कि सेम चीज़ ये है कि उतना ही क्राउड है बस में, कि बहुत भीड़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो कंडीशन है वो ये है कि अब आप स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, या फिर किसी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा रहे हो, अब आपके स्कूल का पिकनिक जा रहा है, आपके फ्रेंड्स हैं सब, है ना? तो आपको इतनी अनईजीनेस फील नहीं होगी, फिर आप एक्साइटेड होगे, है ना? आप खुश होगे कि हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, थोड़ी देर बाद तो हम मज़े करने वाले हैं, है ना? तो इतनी अनईजीनेस नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब था कि एक्सटर्नल कंडीशंस तो दोनों में सेम थी, सिचुएशन अराउंड अस वो सेम थी कि क्राउडेड एरिया था, मतलब क्राउडेड बस थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन जो हमारे इंटरनल कंडीशन थे दोनों केसेस में वो अलग थे, हमारा स्टेट ऑफ माइंड अलग था, हमारे इमोशंस अलग थे दोनों केसेस में। एक में हम ऐसे ही कि क्या यार स्कूल में जाके भी टेस्ट देना है, इससे अच्छा तो मैं आज नहीं आता, है ना, ऐसे कुछ हम सोचते हैं। लेकिन पिकनिक वाले केस में आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, बहुत खुश होते हो कि हम आज मज़े करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो वेरी करते हैं। या फिर हम ये देखें कि मान लेते हैं कि हम कहीं जाम में फंस गए हैं, है ना? तो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से भी हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं, है ना? कि मान लो कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हो और जो आपका रास्ता है पिकनिक पे जाने का, जो रोड है वो बहुत ही सुंदर है ना? बहुत अच्छा, मतलब पेड़ पौधे हैं, सारी जगह फूल लगे हुए हैं बीच में, तो बहुत आपको मतलब एनवायरनमेंट जो या सिचुएशन या सराउंडिंग अराउंड यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। तो आपको मज़ा आ रहा है। एक जगह ये कि आप कहीं जा रहे हो, मान लो कहीं जाना है आपको, रास्ते में गंदगी है, कूड़ा है, तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो एक्सपीरियंस बुरा हो जाएगा कि ये रास्ता तो कितना बेकार है। लेकिन जो इससे पहले वाला है कि रोड भी बिल्कुल साफ है, बढ़िया बना हुआ है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ रोड है और साथ में सीनरी भी बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, तो उसमें एक्सपीरियंस अच्छा होगा, है ना? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज बिहेवियर। ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन का
लास्ट टर्म है जो हम अभी समझेंगे। इन जनरल अगर हम बात करें तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। व्हाट रिस्पॉन्स? मतलब कि हाउ वी एक्ट और रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि अलग अलग सरकमस्टांसेस में हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हमारा रिएक्शन क्या है, ये क्या है, ये हमारा बिहेवियर है। या फिर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो भीड़ है बहुत ज़्यादा कहीं पे, ठीक है, और उस भीड़ में कुछ आपके नोन पर्सन है, मतलब फ्रेंड्स हैं आपके या फैमिली है या आपके नोन है, और कुछ अननोन लोग हैं, है ना। ऐसे ही क्राउडेड एरिया है, आप कहीं गए हुए हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ, और आपको आवाज़ आती है कि किसी ने आपका नाम लिया दूर से। तो आपका नाम लिया, आपने पलट के तभी देखा, तो किसी ने आपका नाम लिया और आपने पलट के देखा, तो ये आपका बिहेवियर था कि आपने मुड़ के देखा कि मेरा नाम किसने लिया। ओके, सॉरी। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट बिहेवियर इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब हाउ वी एक्ट और रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? अब जो बिहेवियर है ना, इट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब सिंपल में क्या हो गया? अगर मैं बात करूं सिंपल की, तो सिंपल में क्या हो सकता है? सिंपल जो होते हैं ना बिहेवियर हमारे, वो यूजुअली ऑटोमेटिक होते हैं, खुद ही हो जाते हैं। मतलब हमें कुछ अपना एनर्जी या कुछ सोचना या कोई थॉट प्रोसेस कुछ नहीं लगाना होता, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। वो मतलब हमारी एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, क्विक होते हैं, शॉर्ट टर्म्ड होते हैं, मतलब कि स्मॉल एक्शंस, है ना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है? ब्लिंकिंग। ठीक है, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपकी आंखों में, आंखों की तरफ वो आपको हाथ लेके आया एकदम से बहुत स्पीड में, वो अपना हाथ लेके आया आपकी आंखों की तरफ, तो आपका एकदम से क्विक रिएक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। या आप अगर नहीं भी करना चाहोगे ना कि यार लेके आ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ले मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें ब्लिंक करी जाती हैं, है ना। या फिर स्नीजिंग हो गया। मान लो सम पीपल आर दे आर एलर्जिक टू डस्ट, है ना। तो जैसे ही डस्ट में जाएंगे उनका क्या बिहेवियर होगा? डस्ट में जाते ही उनको छींक आने लग जाएगी, है ना। तो ये एक बिहेवियर है, ऑटोमेटिक है। अब छींक तो ऑटोमेटिक ही होती है ना, कोई अपनी मर्जी से तो छींकने नहीं लग जाता। वेयर एज जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं वो ऑटोमेटिक या क्विक नहीं होते हैं, उसमें पूरा थॉट प्रोसेस चाहिए। ठीक है, प्लानिंग चाहिए, पूरा प्लान करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग चाहिए, डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग चेस, है ना। चेस में कोई क्विक एक्शन थोड़ी होते हैं, लूडो में तो फिर भी हो जाते हैं, चेस में नहीं होते। चेस में बहुत सोचना पड़ता है, थॉट प्रोसेस होता है, पूरा प्लान करके आपको अपना मूव लेना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग, मतलब एक पूरा मैकेनिज्म लगता है चेस खेलने में, है ना। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। या फिर एग्जांपल लें कि आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, है ना,
उसमें भी पूरा थॉट प्रोसेस लगता है, लाइक आप प्लान करते हो कि हाँ पहले मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, या सब्जेक्ट का ही कोई कुछ पढ़ रहे हो तो पहले मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर ये करूंगा या ये छोड़ दूंगा, इस तरह से, है ना। तो देयर आर सर्टेन सिंपल बिहेवियर्स एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है थर्ड पॉइंट, कोवर्ट वर्सेस ओवर्ट बिहेवियर्स। अब ये क्या होते हैं, तो काफी नया टर्म लग रहा है ना। सो ओवर्ट, ओ, ओ मीन्स ऑब्जर्वेबल, या फिर हम कहें एक्सटर्नल, या फिर हम कहें विजिबल। तो सच बिहेवियर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इवन बाय अनदर पर्सन, ठीक है, मतलब दूसरे लोगों को भी दिख रहा है कि हाँ ये कुछ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप खा रहे हो, आपके खाने का तरीका, किस तरह से खा रहे हो, वॉकिंग, जो बिहेवियर आपका, जो एक्टिविटी या जो रिस्पॉन्स आपका किसी भी स्टिमुलस या किसी भी कंडीशन के रिगार्डिंग जो बिहेवियर आपका आ रहा है ना। स्माइलिंग होगी, ठीक है, हंस रहे हो आप, लाफिंग हो गया, क्राइंग हो गया, ठीक है। तो ये सब बिहेवियर क्या है, ये सब ऑब्जर्वेबल है, विजिबल है, ये कोई भी देख सकता है, एक्सटर्नल है ये, ठीक है। बट कोवर्ट क्या है, ओवर्ट का ऑपोजिट, मतलब कि नॉन ऑब्जर्वेबल, इंटरनल, नॉट विजिबल, ठीक है। तो ये कैसे बिहेवियर है जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, है ना। सो दीज बिहेवियर्स हैपन्स इनसाइड आवर माइंड, ठीक है, एंड दे आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि मान लो आपको कोई स्पीच देनी है, लेकिन आप स्पीच देने से पहले नर्वस हो रहे हो, फीलिंग नर्वस बिफोर अ स्पीच। अच्छा देखो, अब हमने कहा कि जो ओवर्ट बिहेवियर होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, एक्सटर्नल होता है, विजिबल होता है, वेरएज कोवर्ट बिहेवियर नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं, इंटरनल होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। अब देखो, जो चीज़ें नॉन ऑब्जर्वेबल है ना, जैसे कोवर्ट बिहेवियर हो गया, या फिर हमने एग्जांपल लिया कि आप नर्वस फील कर रहे हो कोई भी स्पीच देने से पहले, तो कोवर्ट बिहेवियर दो ये डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो दिख जाते हैं, वो ऑब्जर्वेबल होते हैं। जैसे कि नर्वस आप फील कर रहे हो, वो इंटरनली आप फील कर रहे हो, बाहर से नर्वस कोई अलग से फील नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं नर्वस फीलिंग के, वो दिख जाते हैं। जैसे मान लो कि आपके चेहरे पे दिख रहा है कि डरे हुए हो, ठीक है, तो टीचर ने देख लिया, पसीने आए हुए हैं आपको, यू आर स्वेटिंग, ठीक है, डर दिख रहा है आपके मुंह पे, तो वो आपको काम डाउन करते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, इट्स ओके, बी पेशेंट, है ना, बी काम। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट, बिहेवियर इज ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंट और इंटरनल स्टेट। वही जो हमने एक्सपीरियंस में किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल, ऐसे ही बिहेवियर में भी है, वेयर एनवायरमेंट का क्या मतलब है, जो कि आउटसाइड है, समथिंग आउटसाइड यू, दैट मेक्स यू रिएक्ट, ठीक है, जो बाहर है, दैट इज समथिंग आउटसाइड
that makes you react. Okay, for example, आपने एक टाइगर देखा, ठीक है, आजकल तो बहुत न्यूज़ में भी आता है कि टाइगर शहर के बीच में आ गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो मान लेते हैं कि जहाँ आप रहते हो, आप बाहर कहीं घूमने गए हुए हो पार्क में शाम के टाइम, और आपको टाइगर दिख जाता है और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। तो आप एकदम से डर जाओगे, है ना, और भागने लगोगे। तो ये आपका बिहेवियर है, ठीक है। तो एनवायरमेंट फैक्टर क्या हुआ, या एनवायरमेंट स्टेट क्या हुई, कि आपने एक टाइगर देखा और आपका इसके रिगार्डिंग बिहेवियर क्या रहा, कि आप डर गए और आप भाग गए, ठीक है। दैट इज यू सी अ टाइगर एंड इसके रिगार्डिंग आपका रिस्पॉन्स क्या रहा, रिस्पॉन्स रहा यू फील फियर एंड रन अवे, भाग गए आप। ये आपका क्या था, ये आपका क्या है, बिहेवियर, ठीक है। अब ये इंटरनल स्टेट क्या होता है, so internal state is something that is inside you that makes you behave in a certain way। मतलब जो internally आपको कोई बिहेवियर करने पे पाबंद करे, मजबूर करे, या फिर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आपका बिहेवियर निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, डिफाइन इसका, समथिंग inside you that makes you behave in a certain way। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, बेचैन हो गए हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कि मेरे तो एग्ज़ाम्स है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिया कि यू आर फीलिंग रेस्टलेस बिफोर एग्जाम, मतलब एग्ज़ाम से पहले आप बहुत बेचैन हो। तो दिस रेस्टलेसनेस इज़ योर इंटरनल स्टेट। अब इसके रिगार्डिंग जो आपका बिहेवियर आया ना, कि रेस्टलेसनेस जो आपकी इंटरनल स्टेट है ना, वो हम कह सकते हैं, लेट्स से यू मे स्टार्ट बाइटिंग योर नेल्स, है ना, कुछ बच्चे करते हैं कि अपने नाखून चबाने लग जाते हैं जब भी वो रेस्टलेस फील करते हैं। है ना, या फिर आप अपने पैरों को जोर जोर से हिलाने लग जाओ, है ना। तो ये आपका बिहेवियर निकल के आया। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो कि बहुत सिंपल है और जो हम पढ़ चुके हैं, बस उसका एक साइंटिफिक टर्म जो दिया है वो है, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को हम एस से डिनोट करते हैं, रिस्पॉन्स को हम आर से डिनोट करते हैं। तो बिहेवियर क्या है, एक एसोसिएशन है, एक ब्रिज है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब ये स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है, तो सी, स्टिमुलस जिसे हम एस से डिफाइन करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, इट इज एनीथिंग इन द एनवायरमेंट और इनसाइड यू दैट ट्रिगर्स अ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़
जिसने आपको ट्रिगर किया एक रिएक्शन देने के लिए, वो क्या है? स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, कोई लाउड साउंड होगी, है ना? मान लो आप कहीं बहुत ही क्राउडेड एरिया में फंस गए हो, कोई जाम लग गया है वहाँ पे, आप गाड़ी में हो और भी गाड़ियाँ हैं और सब होंक कर रही है, सब मतलब कॉन्टिन्यूसली बहुत शोर आ रहा है, तो आपका इसके रिगार्डिंग बिहेवियर या रिस्पॉन्स जो है इस स्टिमुलस के रिगार्डिंग क्या आ सकता है कि आप बहुत एग्रेसिव हो जाएं, आप चिल्लाने लग जाएं, इस तरह का बिहेवियर आपका आ सकता है। या फिर कोई स्टिमुलस आ गया, ब्राइट लाइट, है ना, ब्राइट लाइट आ गई, आप ड्राइव कर रहे हैं रात में लेट, और सामने से कोई कार आ रही है और उसकी इतनी तेज लाइट लग रही है, तो एकदम से आपका ये आपका ब्राइट लाइट क्या है? ये स्टिमुलस है, और इसके रिगार्डिंग जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? आप एकदम से आंखें बंद कर लें, आप देख ही ना पाए इतनी ब्राइट लाइट में। या फिर स्टिमुलस और क्या हो सकता है? कुछ हंगर होगी, आपको बहुत भूख लग रही है, इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स में आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ आके खा सकते हैं। या फिर स्टिमुलस पेन हो सकता है, इसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स हो सकता है कि आपने पेन किलर ले लिया। अगेन, रिस्पॉन्स हमें ऑलरेडी पता है, बट रिस्पॉन्स क्या होता है? That is the actual behavior or reaction that we show because of the stimulus. Stimulus वो particular circumstance है, वो condition है जो हमें कुछ भी behave करने के लिए trigger करती है। ओके, तो अगर मैं simple terms में कहूँ, वैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स क्या है? एग्रेशन। इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स क्या आया? क्लोजिंग ऑफ आईज। हंगर के रिगार्डिंग क्या आया? कि आपने अपना कोई फेवरेट मील खाया या कुछ भी जो भी आपको मिला फ्रिज में। पेन के रिगार्डिंग क्या आया? पेन किलर ले लिया आपने, है ना। ये सब क्या आपके रिस्पॉन्सेज, आपके बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन या स्टिमुलस के कोरस्पॉन्डिंग। तो इन सिंपल टर्म्स, स्टिमुलस लीड्स टू रिस्पॉन्स, कह सकते हैं कि स्टिमुलस की वजह से ही रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके डेली लाइफ का, या बहुत कॉमन एग्जांपल में से कहूँ कि आपका जो स्टिमुलस है ना, वो है टीचर आस्क अ क्वेश्चन, एंड इसके रिगार्डिंग जो आपका रिस्पॉन्स आया, या फिर मैं कहूँ जो आपका बिहेवियर आया, वो क्या आया? दैट द स्टूडेंट आंसर्ड, या फिर क्या हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो साइलेंट रहा। उसने कोई आंसर नहीं दिया, अगर उसको आंसर आता होगा तो उसने आंसर दे दिया, नहीं तो उसने आंसर नहीं दिया। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टिमुलस ये है कि आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन साउंड आया, टिंग, है, और नोटिफिकेशन साउंड आते ही आपने इसके रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्स दिया? आपका बिहेवियर क्या रहा? आपने इमीडिएटली अपना फ़ोन चेक किया कि क्या नोटिफिकेशन आया है, किसका मैसेज आया है ना। तो आई होप कि आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी, जो कि क्या थी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, experiences and behavior in different contexts
दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, है ना। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो क्या है कि जो ये तीन कंपोनेंट थे ना, तीन मेजर कंपोनेंट्स थे, क्या क्या? फर्स्ट वन वॉज mental processes, second one was experiences, and third one was behavior. These three terms are interrelated, interdependent, ठीक है। ये कोई सेपरेट कंपार्टमेंट्स या सेपरेट कंपोनेंट्स नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है, ओके। इंटरकनेक्टेड हैं ये आपस में, और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। कैसे? आओ पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या था? अब जो मेंटल प्रोसेस है ना, ये एक्सपीरियंसेस से कैसे रिलेटेड है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है? जो हमारे थॉट्स हैं, हमारी परसेप्शन है या रीजनिंग है, ये डायरेक्टली शेप करती हैं कि हम क्या फील करते हैं, है ना। व्हाट आर थॉट्स, परसेप्शंस, कि कैसे हम परसीव करते हैं चीज़ों को, एंड रीजनिंग, दे डू व्हाट, दे directly shape what we feel, and what we feel is what? Experiences. Thoughts, perceptions and reasoning is what? Mental processes. तो हो गए ना ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप ये सोचो, मतलब मान लो कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो ये सोचें कि आई माइट फेल द एग्ज़ाम, है ना। क्या सोचें वो? उन्होंने, किसी स्टूडेंट ने सोचा आई माइट फेल द एग्ज़ाम, मतलब उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की, तो उनके अंदर एक ये थॉट आ गया, ठीक है। ये क्या है? ये है मेंटल प्रोसेस, कि उन्होंने ये सोचा। अब इस सोच के पीछे भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस थे, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये आपने एक बार सोच लिया, ये मेंटल प्रोसेस हो गया, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस या फिर फियरफुल, ठीक है, आपको डर लगने लगा। तो ये क्या है? ये जो एंजाइटी हुई आपको, ये जो फियरफुलनेस हुई, ये है एक्सपीरियंस, जो किसकी वजह से हुआ? मेंटल प्रोसेस की वजह से हुआ, है ना। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आती है? नेक्स्ट हमारा है कि जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमारे बिहेवियर से भी रिलेटेड है। कैसे? देखो, व्हाट वी एक्सपीरियंस इमोशनली ऑफन गाइड्स आवर एक्शन, है ना। जो भी हम इमोशनली एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे एक्शंस में आ ही जाता है। क्या? व्हाट वी एक्सपीरियंस इमोशनली इट ऑफन गाइड्स आवर एक्शन, मतलब कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारे बिहेवियर में आ गया। एक्शन क्या है? हमारे बिहेवियर ही तो है ना। आ गया। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मान लो कि वही वाला,
कि अभी आपने क्या एक्सपीरियंस किया था, एंग्जाइटी एक्सपीरियंस की थी, फियर एक्सपीरियंस किया था, है ना, कि एग्जाम से पहले आपको एंग्जाइटी हो गई है। तो इ- इस एंग्जाइटी की वजह से, एंग्जाइटी जो कि क्या था हमारा अभी एक्सपीरियंस आया था ना, इसकी वजह से क्या हुआ, क्या बिहेवियर आया, यू मे अवॉइड स्टडिंग, है ना, कि आपके अंदर डर बैठ गया है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा एग्जाम में, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो इस डर की वजह से। क्या कर रहे हो आप, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि मैं आज नहीं पढ़ रहा, आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, एंग्जाइटी सी फील हो रही है, डर सा लग रहा है, आज नहीं पढ़ रहा, कल से शुरू करूंगा, है ना, कल से अच्छी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, किसी से बात कर लूंगा कि कैसे कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊं, कल से पढ़ूंगा। या फिर इस एंग्जाइटी में कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, आप ओवर स्टडी कर लो, है ना, कि आप सारा दिन ही हो गया आपको बैठे बैठे, बेड से उठे ही नहीं हो, ओवर स्टडी कर ली। तो ये सब क्या हुआ, ये हमारे कहाँ पे आया, इस एक्सपीरियंस का जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ा, हमारे बिहेवियर पे पड़ा। ये सब हमारे बिहेवियर ही तो है, ये इनपुट गया हमारे अंदर तो इसका आउटकम ये आया कि या तो हम पढ़ना ही नहीं, हम पढ़े ही नहीं, डर लगने लगा कि फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, क्या पढूं क्या ना पढूं, इस डर में कुछ भी नहीं पढ़ा। या फिर आपने ये प्रोक्रास्टिनेट किया कि कल से पढ़ूंगा या परसों से पढ़ूंगा, अच्छे से स्केड्यूल अपना प्रिपेयर करूंगा। या फिर आप इस डर में ओवर स्टडी कर गए कि पूरा पूरा दिन बैठे ही रहे हो, उठे ही नहीं अपनी सीट से। तो ये सब बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो बिहेवियर है ना, इससे मेंटल प्रोसेसेस कनेक्टेड है। कैसे, कि द वे वी एक्ट, it influences how we think later. अग्री कर रहे हो, अग्री, कि जो हम अभी एक्ट कर रहे हैं इसका इन्फ्लुएंस फ्यूचर मेंटल प्रोसेसेस पे, कि बाद में हम क्या सोच सकते हैं इस पे पड़ेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। इसमें कुछ अच्छा सा लेते हैं, कोई फेल वेल होने का नहीं लेते, इसमें ये ले लेते हैं कि मान लो आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, ठीक है, आपकी मान लो साइकोलॉजी की टीचर ही कहे कि आपको चैप्टर 1 पे प्रेजेंटेशन बना के लानी है, ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन आपने दी, अच्छी प्रेजेंटेशन देना क्या है, आपका बिहेवियर है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, ठीक है, तो अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मैम ने अप्रिशिएट किया, तारीफ की कि देखो इसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, इससे सीखो। तो यू मे थिंक आई एम कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट, है ना, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंस आ गया है, अच्छा फील हुआ। तो ये क्या है, ये मेंटल प्रोसेस है, समझे। अब अगर फर्दर आपको कोई पीपीटी दी जाएगी तो अब आप डरोगे नहीं, अब आप बहुत अच्छे से बनाओगे। तो ये फ्यूचर के लिए मेंटल इमेज बन गई, है ना। तो रियल लाइफ में ये सिर्फ थियोरेटिकल टर्म्स नहीं है, रियल लाइफ में these three components form a continuous cycle, ठीक है, तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, दैट इज
दूसरा कलर ले लेते हैं ना, लेट्स से रेड। mental processes linked with experiences, they are linked with behavior, and behavior is again linked with mental processes. तो ये एक साइक्लिक लूप आपस में चलता रहता है, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल एग्जांपल से तीनों को समझाऊं तो मान लेते हैं कि मेंटल प्रोसेस क्या है, मेंटल प्रोसेस है हमारा कि स्टूडेंट ने सोचा आई हैव स्टडीड वेल, कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। अब इसका कनेक्शन एक्सपीरियंस पे क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि ही विल फील कॉन्फिडेंट, है ना, एंड काम, हड़बड़ाहट में नहीं होगा, है क्या होगा, है क्या होगा, ये नहीं होगा उसे। उसके अंदर ये आया कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा कि हाँ अच्छे से मुझे मैंने पढ़ा है तो मुझे आता ही है। तो ये बिहेवियर में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ही और शी विल he will write his exam confidently। और अब इसका फर्दर मेंटल प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, रीइंफोर्समेंट, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग। देखो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी जो हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर को बार बार रिपीट करने पे यू नो क्या करे, मोटिवेट करे, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करने के लिए मोटिवेट करे, उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो रिजल्ट अच्छा आया, है ना, उसने मेहनत की, कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम लिखा, तो रीइंफोर्समेंट मिला ना कि अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स आए तो रीइंफोर्समेंट में क्या मिला होगा, प्रेज मिली होगी पेरेंट्स से, टीचर से, अच्छा लगा होगा। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि वो अब इस रीइंफोर्समेंट की वजह से फिर से अच्छे से पढ़ेगा कि मुझे ये वाला बिहेवियर जो है, मतलब कि जो उसने अच्छा एग्ज़ाम लिखा, ये उसे रिपीट करना है। पॉजिटिव थिंकिंग हुई, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये क्या है, समर समरी में इसकी लिखूं तो ये है कि मेंटल प्रोसेस क्रिएट्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है। देन experiences guide behavior, then behavior in turn influences future mental processes and experiences। ये पूरा मैंने समराइज कर दिया जो हमने अभी पढ़ा, है ना, कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ थी उससे क्या बना, उससे एक्सपीरियंस बने, फिर एक्सपीरियंस जो हमारे बने उसने हमारे बिहेवियर को गाइड किया। अब बिहेवियर ने क्या इन्फ्लुएंस किया, फर्दर मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंस को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। और ये जो लूप है
ये अगेन चलता ही रहेगा, है ना। तो ये एक साइक्लिक लूप है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज इतना ही रखते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, है ना। जो भी साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं इजी वे में, उनको थोरोली पढ़ना है अच्छे से, पर उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। एंड अगर कोई भी सजेशंस हैं या फिर कोई फीडबैक है या फिर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।